छात्रों, इससे पूर्व में अपन लोगों ने इनकम टैक्स में परिचय और परिभाषाएं, निवास स्तर और कर मुक्तियाँ, इनके संबंध में जानकारी प्राप्त करी। आज अपन चैप्टर ले रहे हैं सैलरीज, वेतन, इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, वेतन शीर्षक की आय है, ये बीकॉम पार्ट सेकंड में जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं छात्र उनके लिए एवं एमकॉम फाइनल में टैक्सेशन एंड प्लानिंग दोनों जगह काम में आने वाला चैप्टर है। तो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी इसको ढंग से पढ़ लें, क्योंकि अगर वो बाद में पीजी करते हैं, एबीएसटी में एमकॉम करते हैं, तो वहाँ उनके लिए ये आवश्यक हो जाएगा कि उनको वेतन शीर्षक एकदम क्लियर हो। और इसी को मैं आज एमकॉम फाइनल एबीएसटी के लिए छात्रों के लिए भी सजेस्ट करूँगा कि वो चूँकि वेतन शीर्षक उन्होंने बीकॉम पार्ट सेकंड में पढ़ा है, तो उनको 2 साल का समय हो गया। इसको एक बार वो दोबारा से रिवाइज़ कर लें, क्योंकि वेतन शीर्षक की आय उनके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इसे दोनों क्लासों के लिए रिकमेंड करता हूँ। तो दोनों क्लासों के विद्यार्थी इसको देख लें। इनकम टैक्स में जो आय की अपन गणना करेंगे, क्योंकि आय के ऊपर अपने को कर लगाना है, तो आय की गणना करेंगे वो 5 हेड्स के अंतर्गत होती है, 5 शीर्षकों में होती है। इनकम के देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। आय के 5 शीर्षक होते हैं और सबसे पहला शीर्षक है सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन शीर्षक से आय। ये पहला हेड है आयों का। दूसरा शीर्षक होता है मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और तीसरा होता है व्यवसाय अथवा पैसे से लाभ, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा है पूंजी लाभ, कैपिटल गेंस। 4 शीर्षक हो गए आय के। अगर कोई आय इन शीर्षकों में नहीं आती है तो वो लास्ट के शीर्षक में आएगी। आय को अपन किसी न किसी शीर्षक में शामिल अपने को करना है, लेकिन उसी शीर्षक में शामिल करना है जिससे वो वास्तव में संबंधित हो। तो फिर लास्ट का शीर्षक है, उसको नाम दिया गया है अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये आय के 5 शीर्षक हो गए अपने। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेंस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 का अपने को अध्ययन करना है, 5 की आय की जानकारी करेंगे। उसी के बाद ही अपन कुल आय के ऊपर पहुंच पाएंगे। सबसे पहले अपने को दिया गया है वेतन शीर्षक, सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले अपन आयकर अधिनियम में, इनकम टैक्स एक्ट में वैसे वेतन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, सैलरी की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि केवल ये बताया गया है कि वेतन में कौन कौन सी आय शामिल की जाती हैं। केवल ये बताया गया है कि वेतन में कौन कौन सी आय आप शामिल करेंगे। किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता से मिलने वाली निम्न आय, फॉलोइंग इनकम, वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती हैं। वो कौन कौन सी आय हैं जो वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होंगी और जो कर्मचारी को अपने नियोक्ता से मिलती हैं? उसमें सर्वप्रथम गत वर्ष में करदाता को अपने वर्तमान
अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्य, प्राप्य का मतलब आप लोग समझते हैं रिसीवेबल, यानी प्राप्त करने का अधिकार हो जाए। प्राप्य कोई वेतन, चाहे उसका भुगतान कर्मचारी को मिला हो अथवा नहीं, प्राप्य रिसीवेबल हो जाए यानी ड्यू हो जाए, चाहे कर्मचारी को वो नहीं मिले, तो वो करदाता की आय में शामिल होता है। और ये कब होना चाहिए? ये होना चाहिए संबंधित गत वर्ष में। गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष ये आप लोगों के लगातार काम में आएंगे। इनके बारे में आप लोगों को बता दिया था कि आय होती है गत वर्ष में और उसके ऊपर कर लगता है उससे जस्ट अगले वर्ष में, जिसका नाम होता है कर निर्धारण वर्ष। इसके ऊपर अपन ने पूर्व में चर्चाएं की थी और ज़रूरत पड़ने पर आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को गत वर्ष के बारे में पता होना चाहिए। गत वर्ष वो है जिस वर्ष में करदाता आय कमाता है, और ये सामान्य रूप से 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद हो जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सामान्य रूप से। परिस्थितियाँ थोड़ी चेंज होंगी, लेकिन उस टाइम बाद में इससे संबंध में अपन बात करेंगे। तो ये पहली आय हो गई जो इनकम में शामिल करेंगे, जिसको अपन ने कहा रिसीवेबल या ड्यू हो जाए। दूसरा पॉइंट है इसका, गत वर्ष में करदाता को अपने नियोक्ता से, नियोक्ता कोई भी हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है और भूतपूर्व नियोक्ता भी हो सकता है, उन नियोक्ताओं से, वर्तमान से या भूतपूर्व से द्वारा दिया गया वेतन, चाहे भले ही वह ड्यू नहीं हुआ हो। कई बार वेतन ऐसा भी मिलता है जो ड्यू नहीं हुआ। एडवांस सैलरी भी कर्मचारी को कई बार लेनी पड़ती है और नियोक्ता दे देता है। ऐसा वेतन जो अभी तक ड्यू नहीं हुआ और वो कर्मचारी को अगर नियोक्ता ने दे दिया है, तो जिस गत वर्ष में दिया है उस गत वर्ष में उसकी आय में शामिल किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट हुए आय में शामिल करने के। 2 कौन से? एक तो रिसीवेबल हो जाए वेतन या ड्यू हो जाए गत वर्ष में, या फिर गत वर्ष में प्राप्त हो जाए। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट है इसका, गत वर्ष में वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा चुकाया गया पिछला बकाया वेतन, एरियर ऑफ सैलरी। कई बार जो पिछले गत वर्षों में वेतन नहीं मिल पाया, वो अब अगर गत वर्ष में मिलता है वेतन का बकाया, जिसको कहते हैं अपन एरियर ऑफ सैलरी, तो वो भी करदाता की आय में शामिल करेंगे, बशर्ते गत वर्षों में उसके ऊपर कर न लग चुका हो। गत वर्षों में वो आय में सामान्य रूप से, निश्चित रूप से वो शामिल आय में नहीं रहा होगा, इसलिए अब उसको शामिल करेंगे। अब ये जो 3 पॉइंट हुए, इनसे स्पष्ट है कि निम्नलिखित जो वेतन है उस पर कर लगता है। किसके ऊपर कर लगता है? या तो वेतन प्राप्य हो जाए, रिसीवेबल हो जाए, चाहे उसका भुगतान हो या न हो, या पेशगी प्राप्त वेतन, एडवांस सैलरी मिल जाए, चाहे वो अभी ड्यू नहीं हुई थी तो मिलने के आधार पर वो शामिल हो जाएगी। या फिर है पिछला बकाया वेतन, एरियर ऑफ सैलरी। अगर कोई बकाया वेतन मिलता है जिस पर पहले कर न लगा हो, तो अब उसके ऊपर कर लगेगा और वो आय में शामिल किया जाएगा। ये वेतन के संबंध में कुछ बातें हुई कि वेतन में अपन किन किन को शामिल करेंगे। वेतन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर अभी अपने को चर्चा करनी। वेतन के संबंध में कुछ बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इस हेडिंग में शामिल कर रहे हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण बातें।
और उसमें पहला है वेतन के संबंध में कुछ चीज़ें बहुत सारी अपन समझने जा रहे हैं। नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध आवश्यक है। वेतन शीर्षक के अंतर्गत किसी आय को शामिल करने के लिए या किसी कर्मचारी की आय में शामिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आय प्राप्त जहाँ से हुई है उसमें नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध आवश्यक है। यानी एक उसमें एम्प्लॉयर होगा और दूसरा एम्प्लॉई होगा, तभी वो वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो वेतन शीर्षक में शामिल, वो आय वेतन शीर्षक में शामिल नहीं करेंगे, अन्य आय के किसी भी शीर्षक में वो शामिल की जा सकती है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि वेतन शीर्षक में केवल वो ही आयें शामिल करेंगे जिसमें ये स्पष्ट हो कि यहाँ नियोक्ता, एक नियोक्ता है, दूसरा कर्मचारी, और नियोक्ता से कर्मचारी को भुगतान हुआ है, तो इस शीर्षक में शामिल अपन करेंगे। दूसरा पॉइंट फिर इसमें आता है कि वेतन में मजदूरी को भी शामिल किया जाता है। वेतन में वैसे सामान्य रूप से अपन ने वेतन को सैलरी कह दिया, लेकिन मजदूरी भी सैलरी है। अगर मजदूरी मिलती है तो भी वो सैलरी है। आप लोगों ने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दो आइटमों को एक साथ दिखाते रहे हैं, सैलरी एंड वेजेज, दोनों को एक साथ दिखाया अपन ने। तो इस तरह से अगर मजदूरी मिलती है तो वो भी वेतन है। फिर उसके बाद में वेतन का स्वेच्छा से छोड़ना अथवा त्याग। वेतन अपनी इच्छा से कोई कर्मचारी छोड़ दे या उसका त्याग कर दे तो भी उसे अपने वेतन पर आयकर चुकाना पड़ेगा। यदि कर्मचारी अपनी इच्छा से नियोक्ता से वेतन नहीं ले या त्याग कर दे उसका, तो भी कर्मचारी को उसके ऊपर कर चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आय में उसको शामिल करेंगे। परंतु यदि कर्मचारी ने वेतन का जो त्याग किया है वो अगर जनहित में आता है, जनहित में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई कर्मचारी जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में अपना वेतन सरकार को देने के लिए अगर त्याग करता है तो वो करमुक्त होता है। ऐसी स्थिति में उसे कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये आप लोगों को अच्छे से देखना है कि वैसे ही कोई वेतन को छोड़ देता है या त्याग कर देता है तो भी उसका वेतन शीर्षक की आय में शामिल करेंगे। लेकिन अगर केंद्र सरकार व राज्य सरकार का कोई कर्मचारी है और जनहित में वो अपना वेतन छोड़ता है तो वो करमुक्त होगा। ऐसी स्थिति में उसकी आय में शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद में आता है करमुक्त वेतन। यदि किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से करमुक्त वेतन मिलता है तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ऐसे वेतन पर आयकर नहीं लगेगा। करमुक्त वेतन का मतलब ये है कि ऐसे वेतन पर कर चुकाएगा नियोक्ता, लेकिन कर चुकाने की जिम्मेदारी थी कर्मचारी की। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई नियोक्ता कर्मचारी का कर चुकाता है तो वो कर्मचारी की आय मानी जाती है। एक तरह से ये माना जाता है कि वो नियोक्ता ये पेमेंट कर्मचारी को कर रहा है, और बाद में जब कर की गणना करेंगे तो जितना कर चुका दिया गया है वो टैक्सेबल या पेएबल टैक्स में से घटा दिया जाएगा। ये हुआ कर मुक्त वेतन। इसको एक बार पुनः समझ लें। कर मुक्त वेतन का मतलब कि कर्मचारी को कर नहीं देना पड़ रहा है,
नियोक्ता कह रहा है मैं कर चुका दूंगा, जबकि चुकाना चाहिए था वो कर्मचारी को। तो जितना नियोक्ता ने चुकाया है वो कर्मचारी के लिए उसकी आय है। एक तरह से ये माना जाएगा कि उसका भुगतान कर्मचारी को मिला है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसमें होता है नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से प्राप्त रकम। नियोक्ता के अलावा अगर अन्य व्यक्तियों से कोई राशि प्राप्त होती है तो उसका वेतन शीर्षक में कर नहीं लगाएंगे, वो फिर जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे कोई शिक्षक इन्विजिलेटर के रूप में कार्य कर रहा है, एग्जामिनर के रूप में कार्य कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में पारिश्रमिक मिलता है विश्वविद्यालय से या यूनिवर्सिटी से, जबकि उसका नियोक्ता दूसरा है कोई। तो ऐसी स्थिति में वो राशि अन्य साधनों से आय में शामिल होगी। इसी तरह से किसी कंपनी के संचालक को, जो डायरेक्टर है और वो कंपनी का कर्मचारी नहीं है, उसको डायरेक्टर्स फीस मिली है, तो वो भी उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है। किसी व्यक्ति की संपत्ति बेचने पर प्राप्त कमीशन या अंकेक्षक को, ऑडिटर को कंपनी से जो पारिश्रमिक मिलता है, वो ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर पारिश्रमिक मिलता है तो ये उसकी पैसे की आय है अंकेक्षक की, तो इस तरह से इसको वेतन शीर्षक में शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद में अगले टर्न पर अपन इससे आगे काम जारी रखेंगे। थैंक यू।